आज हम लोग फिजिक्स में, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को याद है कि हम लोग फिजिक्स में गॉस थ्योरम को कर रहे थे और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस फिलहाल चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशंस किए थे, जिसमें एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की हुई थी और एक लाइन चार्ज की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात की हुई थी। उन दोनों के फॉर्मूले भी देखे हुए थे। आज हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ही एक थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास आवेश की एक बहुत बड़ी सरफेस है, चार्ज की एक बहुत बड़ी सतह है, तो उसकी वजह से उससे कुछ दूरी पर अगर कोई एक पॉइंट ले लें हम, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। आपने ये भी देखा था कि गॉस थ्योरम को हम यूज कैसे करते हैं, उसका एक मेथड आपको बताया गया था। इसमें 4 स्टेप्स आपको बताई गई थी। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं आपको वो सारी स्टेप्स। सॉरी, पहली स्टेप आपने देखी थी कि अगर किसी भी चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे वहां पर एक सुइटेबल गॉसियन सरफेस बनानी होगी और उसमें मुझे ई और थीटा की सिमेट्री चेक करनी रहेगी। ओके, सेकंड उसका जो स्टेप था गॉस थ्योरम से यूज करके जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, सेकंड स्टेप उसका ये था कि फिर आप उस सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें, मींस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करें। उसके बाद जो तीसरी स्टेप थी, फिर हमको ये करना होता था कि हमें उस गॉसियन सरफेस से जो घिरा होता था वो नेट चार्ज कैलकुलेट करना होता था। नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेने के बाद जो फोर्थ स्टेप उसमें थी वो ये थी कि उसके बाद हम गॉस थ्योरम यूज कर देते थे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू, ये वाला फॉर्मूला सेट करते थे, उसमें वैल्यूज पुट अप कर देते थे और सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आज हम वो चारों के चारों स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सब लोगों के पास वो स्टेप्स नोट भी हैं, और फिलहाल क्योंकि 2 एप्लीकेशंस कर चुके हैं और लगातार पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने वो पॉइंट्स आपके सामने लिख के भी दिखाए हैं, तो आप सबको अब लगभग याद हो जाना चाहिए और याद हो गया होगा। तो हम लोग चलेंगे आज तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। गॉस थ्योरम का जो थर्ड एप्लीकेशन होगा, जिसमें हम निकालेंगे एक अनंत विस्तार की समतल पृष्ठ की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार वाली एक आवेशित समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र फिर से एक बार, अनंत विस्तार वाली मीन्स ये जो भी सरफेस होगी ये बहुत बड़ी सरफेस होगी, इन्फिनिटली लार्ज सरफेस, ये बहुत बड़ी सरफेस होगी, अनंत विस्तार वाली एक आवेशित भी होगी, प्लेन सरफेस होगी, उसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक प्लेन सरफेस होगी। देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं कि प्लेन सरफेस होगी, इसी की जगह पे एक वर्ड और आया करेगा, ये पृष्ठ है, एक वर्ड और आया करेगा, शीट वर्ड आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम एक प्लेन शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिखाएंगे। इन दोनों शब्दों में आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सरफेस और शीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूं, सरफेस और यहां पर शीट। आपको याद रखना है बेटा, सरफेस
इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि जब मैं उसको चार्ज देता हूं तो इसके भीतर चार्ज चला जाता है और उसमें चार्ज की केवल एक ही परत रहती है। चार्ज की सेकंड लेयर, एक लेयर ऐसे और एक लेयर ऐसे रह जाए, उसमें इतनी जगह नहीं होती। सरफेस इतनी पतली होती है, तो सरफेस का मतलब वन लेयर ऑफ चार्ज। और सीट जो होती है, सरफेस ऐसी होगी बिल्कुल पतली सी। जब आप उसको चार्ज देंगे तो उसका पूरा का पूरा चार्ज इस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो शीट होगी, जो चादर होगी, इसको आपको याद रखना है कि इसमें थोड़ी सी मोटाई भी होगी। और अगर थोड़ी सी मोटाई होगी तो जब मैं इसको चार्ज देने जाऊंगा तो, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब किसी चालक शीट को हम चार्ज देते हैं तो उसका चार्ज उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब आप इस प्रकार की शीट को चार्ज देंगे तो इसका जो चार्ज होगा ये इसकी आउटर सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अगर शीट होगी तो उसमें चार्ज की दो लेयर होंगी, लेकिन अगर सरफेस है तो वहां पर चार्ज की सिर्फ एक लेयर होगी। तो सरफेस मींस वन और शीट मींस टू सरफेसेस। शीट मींस टू सरफेसेस। तो ये सरफेस बहुत पतली होगी। सरफेस मींस वन लेयर ऑफ चार्ज, और अगर शीट है मींस टू सरफेसेस। एक सरफेस इधर रहेगी, एक पृष्ठ इधर रहेगा, और जब चार्ज इसको हम देंगे तो दोनों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन ये इतनी पतली होगी, सरफेस जो होगी ये इतनी पतली होगी कि जब इसको आप चार्ज दोगे तो गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें दो सतहें उसको मिल पाएं। चार्ज जाएगा, एक ही लेयर उसमें बनेगी और चार्ज बस उसी में फैल जाएगा। तो ये एक शब्दों का जो डिफरेंस है ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। सरफेस किसको बोलेंगे और शीट किसको बोलेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करने चल रहा हूं, अनंत विस्तार वाले एक आवेशित समतल पृष्ठ। आवेशित समतल पृष्ठ का मतलब प्लेन सरफेस। तो अभी मैं सरफेस के कारण विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, और एक बार अगर मुझे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, so very easily we can find out the electric field due to plane sheet also। हम फिर शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सरफेस और शीट इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं एक सरफेस बनाता हूं सबसे पहले, और जैसे कि मैंने बोला अनंत विस्तार वाली सरफेस है, तो भले मैं आपको बोर्ड पे अनंत विस्तार की सरफेस ना दिखा पाऊं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि ये एक अनंत विस्तार वाली सरफेस है, एक बहुत बड़ी सरफेस है। ये ऐसा ऊपर भी बहुत ज्यादा दूर तक है, नीचे भी बहुत ज्यादा दूर तक है, ऐसा भी बहुत फैली हुई है, और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। जैसे ही आप इसको आवेश देंगे, इसका आवेश इसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको चार्ज दे दिया। ओके, अब ये जो हमने यहां पर सरफेस ली, इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, और इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह भी हमने मान लिया कि जो भी शीट हमारी है, क्योंकि इसका चार्ज, बिकॉज दिस इज अ infinitely large sheet, so we can't measure the charge of the surface। इसलिए हमने पहले भी बता रखा है कि इसको मेजर करने का हमने एक मेथड बनाया हुआ है कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश हम सिग्मा मान लेते हैं, जिसे हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो हमने सिग्मा मान लिया है। तो अब इतनी चीज को सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, माना एक समान रूप से आवेशित
समतल पृष्ठ है, एक एक समान रूप से आवेशित समतल पृष्ठ है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व, हम जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व, बेटा आप याद करें, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। ये हमने मान लिया कि माना एक समान रूप से आवेशित समतल पृष्ठ है, सरफेस, शीट नहीं ले रहा हूं मैं अभी, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेटा ये हमने अभी केवल इसके बारे में जानकारी नोट कर लिया। फिर से मैं पढ़ दूं, माना एक समान रूप से आवेशित समतल पृष्ठ है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व अर्थात उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस शीट से, यह ऐसे शीट है, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये इस शीट का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इसके बाद अब अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब हम अपना गॉस थ्योरम के जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमारे स्टेप्स थे, उनको हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो थी उसमें हम लोग करते ये थे कि एक गॉसियन सरफेस खींचते थे, वो भी बिंदु P से होकर जाने वाला। तो अब यहां पर बिंदु P से होकर गुजरने वाली गॉसियन सरफेस कैसी होगी, क्या ये स्फेरिकल होगी, गोलाकार, या ये बेलनाकार होगी, या इसका कोई और रूप होगा। तो वैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बता के रखा है कि अगर शीट चार्ज है तो उसके लिए जो भी गॉसियन सरफेस आपकी होगी, हमने ट्रायल और एरर करके देखा कि वो जो गॉसियन सरफेस आएगी वो बेलनाकार गॉसियन सरफेस ही स्वीटेबल रहेगी आपकी। तो हमने क्या किया, बिंदु P से जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाई, और गॉसियन सरफेस ऐसी कि जिसके समतल पृष्ठ पर आपका पॉइंट P रहेगा। कैसे, आप थोड़ा ध्यान से देखें। और एक चीज मैं बता देता हूं, सबसे पहले मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता हूं। प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरह से होंगी। विद्युत बल रेखाएं जो भी होंगी और भी यहां से ऐसे जा सकती हैं, विद्युत बल रेखाएं इस तरह से जो भी शीट होगी उसकी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ ऐसे इससे निकलेंगे। ऐसा इधर भी विद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर की तरफ, इसमें भी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो अवे फ्रॉम द शीट रहेंगी, शीट से दूर की तरफ रहेंगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर मिलेंगी। शीट से इधर भी, ये शीट अगर है तो शीट से ऐसा इधर भी,
और सीट से ऐसा इधर भी, क्योंकि सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे तो इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, तो बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस मुझे बनाना होगा। तो बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस मैं बनाता हूं, और जैसा कि हमने बताया यहां पर हम बेलनाकार सरफेस बनाएंगे, और वो बेलनाकार सरफेस ऐसी जिसकी अक्ष सीट के लंबवत होगी। ये इसको मैं ऐसे ले लेता हूं सरफेस, एक यहां पर भी, इस तरह से। ऐसा ही पूरा बेलन पीछे तक भी हम ले जाएंगे इसको। क्योंकि गॉसियन सरफेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए, तो उतनी ही दूर पीछे तक भी हम इसको लेके जाएंगे। इस तरह से ये बिल्कुल बेटा वैसा ही लगेगा आपको देखने में, जैसा कि एक सरफेस है और सरफेस के दोनों तरफ एक ऐसा पंक्चर करके हमने इस पे ऐसा एक बेलन ऐसे फिट कर दिया है। इस तरह का आपको ये महसूस होगा। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली है। दोनों साइड हमने इसलिए बनाई है क्योंकि आर डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट P है, तो सीट के इस साइड भी आर डिस्टेंस पर तक हम इस सिलेंडर को ले जाकर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सीट से अगर आर डिस्टेंस पर यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से इस साइड भी आर डिस्टेंस पर आपको मिलेगा। ये हम इंश्योर करना चाहते हैं। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली है। आप फिर से एक बार गौर से समझिए, इस गॉसियन सरफेस के क्या सभी बिंदुओं पर E और थीटा सिमेट्रिक है आपस में? चेक कर लेते हैं। देखिए, इस गॉसियन सरफेस में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये इसकी फ्लैट सरफेसेस हैं। एक ये फ्लैट सरफेस होगी, एक ये बिल्कुल फ्लैट होगी, बिल्कुल ऐसे प्लेन, और बीच में जो सरफेस आपकी होगी वो कर्व्ड सरफेस होगी। अगर ये बेलन है तो, अगर ये सिलेंडर है तो लगभग इस तरीके का सिलेंडर होगा। इसमें इधर भी सरफेस प्लेन होगी, बिल्कुल इधर की सरफेस प्लेन होगी, लेकिन ये वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस होगी। ये सरफेस बिल्कुल ऐसे कर्व्ड होके आएगी और पीछे से भी ऐसा वक्राकार सरफेस होगी। ये सरफेसेस प्लेन होंगी। थोड़ा गौर से सभी बच्चे देखें। अगर मैं इसके इस जगह पर एरिया वेक्टर बनाता हूं तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? तो बेटा आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। ऐसा ही यहां फ्लैट सरफेस पर देखिए, एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? एरिया वेक्टर बिल्कुल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इस पर लंबवत एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसा रहेगा एरिया वेक्टर। तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना हुआ? इस फ्लैट सरफेस के लिए कितना रहेगा? आंसर है, आप देखें दोनों परस्पर समांतर हैं, यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। आप थोड़ा कर्व्ड सरफेस पर भी चेक कर लें। एक बात मैं और बताऊं आपको, फ्लैट सरफेस पर यहां 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 कहीं पर भी आप चेक करिए, चाहे इस फ्लैट सरफेस के यहां पर यहां पर आप फ्लैट सरफेस के किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच की डायरेक्शन आपको सेम ही मिलने वाली है। जरा कर्व्ड सरफेस की बात करिए। कर्व्ड सरफेस में चेक करके देखें। मैं इस पॉइंट पर चेक करके देखता हूं, अगर ये पॉइंट कर्व्ड सरफेस पर है तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा?
बेटा ये कर्व्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसा होगा, तभी तो सरफेस पर लंबा पाएगा, तो एरिया वेक्टर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। ये एरिया वेक्टर आएगा इस जगह पर। अब आप सभी स्टूडेंट्स फिर से देख सकते हैं, इस जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, और एरिया वेक्टर ऐसा ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, एरिया वेक्टर इस तरह से, दोनों के बीच का कोण इस बार आप देख सकते हैं, इस बार दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप सोचेंगे इस पॉइंट पर लेके दिखाया है और किसी पर लेके दिखाए तो शायद बदल जाए, चलिए चेक कर लेते हैं। आप यहां पर चेक कर लीजिए, ये भी तो, ये पॉइंट भी तो हमने कर्व्ड सरफेस पर लिया हुआ है। यहां पर आप देखें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये आप देख रहे हैं इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल इट इज अगेन 90 डिग्री। तो जो भी आपका कर्व्ड सरफेस होगा, जो भी ये वक्राकार सरफेस होगी, इस पूरी सरफेस पर बेटा आप यहां चेक करिए, यहां चेक करिए, यहां आप किसी भी पॉइंट पर चेक करिए, ये जो कर्व सरफेस होगी वो आगे से ऐसे घूम के ऐसे गई होगी। आप यहां पर चेक करके देखिए, एरिया वेक्टर यहां पर कैसा होगा, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है। अब सोचिए, एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा, फिर से देखिए दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने जो भी यहां पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की फ्लैट सरफेस जहां पर है, इधर साइड भी और इस तरफ भी, दोनों साइड में आप देखिए फ्लैट सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री का मिल रहा है। आप यहां और यहां देख चुके हैं। रही बात कर्व्ड सरफेस की, अगर बात करिए आप, तो कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आप ऊपर साइड में कहीं भी लीजिए, आगे साइड कहीं लीजिए, पीछे नीचे कहीं भी लीजिए, यू विल गेट दैट द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का रहेगा। तो हमने देखा कि हमारी जो भी गॉसियन सरफेस है, हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 फ्लैट सरफेसेस और एक उसमें कर्व्ड सरफेस हमारी रहेगी। जहां जहां फ्लैट सरफेस है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, लेकिन फिर पूरी सरफेस पर है, पूरी सरफेस पर है। ऐसा नहीं कि यहां पर अलग हो, यहां डिफरेंट हो जाए। इसके साथ जब हमने कर्व्ड सरफेस पर देखा, तो पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिर वहां पर पूरी सरफेस के लिए सेम है, और वो 90 डिग्री के बराबर है। और यही मुझको चाहिए कि गॉसियन सरफेस हमारी एक से ज्यादा हिस्सों में बट जाए, लेकिन जितने भी हिस्सों में बटे, हर हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री मुझको चाहिए, और वो मुझे मिल रही है यहां पर। तो एक सरफेस के लिए, चार्ज सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस जो बनेगी वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, और ऐसा सिलेंडर बनेगी जिसकी जो अक्ष होगी वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो सरफेस के लंबवत होगी। तो अब इन बातों को भी हम नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए, किसके लिए, तो बेटा बड़ा सिंपल है, उसी के ऊपर वाली लाइन पढ़ो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है ना, बस उसी के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, इसके लिए हम समतल आवेशित, इसके लिए हम समतल आवेशित पृष्ठ पर बिंदु P से गुजरने वाली एक बिंदु P से गुजरने वाला एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ
बनाते हैं जिसके समतल सतह पर बिंदु P उपस्थित है। आप देखें बेलन की प्लेन सरफेस पर हमारा पॉइंट P है, समतल सतह पर बिंदु P उपस्थित है। तथा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की अक्ष, ये जो बेलन है इस बेलन की अक्ष पृष्ठ के लंबवत है, समतल आवेशित पृष्ठ के लंबवत है, समतल आवेशित पृष्ठ के लंबवत है। फिर से एक बार देखें, इसके लिए हम समतल आवेशित पृष्ठ पर, समतल आवेशित पृष्ठ पर बिंदु से गुजरने वाला एक ऐसा, बिंदु P से गुजरने वाला एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं जिसके समतल सतह पर बिंदु P उपस्थित है। समतल सतह पर दो प्लेन सरफेस है, उनमें से एक प्लेन सरफेस पर पॉइंट P है, तथा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की अक्ष, ये जो आपका सिलेंडर होगा इसकी एक्सिस इस समतल आवेशित सतह के लंबवत होगी। इस गॉसियन पृष्ठ की प्रत्येक फ्लैट सरफेस पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप देखें बेटा, ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई, इस गॉसियन सरफेस की एक फ्लैट सरफेस इधर है, एक फ्लैट सरफेस इधर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ की प्रत्येक फ्लैट सरफेस पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। यहां पर भी आपने देखा, उधर भी देखा। तथा वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी चीजें आपने देख ली कि जो हमारा कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, आप चाहे जहां चेक करके इसको देखें। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप आप पार कर ली है, जिसमें हमको एक गॉसियन सरफेस बनानी होती थी। गॉसियन सरफेस बना लेने के बाद हम ई और थीटा की सिमेट्री चेक करते थे, तो हम वो भी कर चुके हैं। अब मैं इसको भी साफ कर देता हूं। सरफेस और शीट के बीच का जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया। सरफेस मींस वन, ओनली वन लेयर ऑफ चार्ज, बट शीट मींस 2 लेयर ऑफ चार्जेस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। सरफेस मींस ओनली वन लेयर of charges, but sheet means 2 layers of charges। सरफेस का मतलब सिर्फ उसमें चार्ज की एक लेयर होगी, लेकिन शीट का मतलब है उसमें चार्ज की 2 लेयर होंगी। ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो अब हमने इसका फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है। अगर फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है तो हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे मुझको क्या करना है? सेकंड स्टेप पर मुझे कैलकुलेट करना है इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सेकंड स्टेप पे अब इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ये जो गॉसियन सरफेस है इससे बद्ध टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ है इसलिए यहां पर यूज करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे। आप देखें बेटा ये पूरी क्लोज्ड सरफेस है और इस पूरी क्लोज्ड सरफेस को हमने 3 भागों में बांटा है। देयर आर 2 फ्लैट सरफेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। तो मुझे तीनों सरफेसेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करता हूं इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 1। सपोज this is flat surface number 1 and this is flat surface number 2 plus integration of vector E dot vector dA for flat surface number 2। फिर से एक बार देखें ये पूरी की पूरी हमारी जो गॉसियन सरफेस है इस गॉसियन सरफेस में 3 हिस्से, एक वक्राकार हिस्सा, 2 फ्लैट सरफेसेस। तो अगर इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको चाहिए तो आप दोनों फ्लैट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालो और कर्व्ड सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो और तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। मैंने वही कर दिया, कर्व्ड सरफेस पर फ्लक्स और दोनों फ्लैट सरफेसेस पर फ्लक्स निकाल के ऐड कर देंगे। अब इसे और कैलकुलेट करिए। ई डॉट डी ए मीन्स ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा इज 90 डिग्री। आप देखें वक्राकार पृष्ठ के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल 90 डिग्री का था। फॉर कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 1 थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। फ्लैट सरफेस नंबर 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ई डॉट डी ए मीन्स ई डी ए कॉस थीटा फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 2। फॉर सरफेस नंबर 2 थीटा इज अगेन 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 2। ओके, अब आप देख सकते हैं बेटा दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। आप सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहां मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल लगाया है पर यहां मैंने क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जब पूरा लिया है तो बंद था, लेकिन अगर एक एक सरफेस निकाल के अलग लेंगे तो उसमें से कोई भी सरफेस बंद नहीं होगी, वो सब खुली होंगी। अगर आप बेलन की इस तरफ की सरफेस अलग कर लो तो ये तो बंद नहीं है ना अकेले, इस तरफ की सरफेस अलग कर लो तो ये भी खुला है, और अगर ये दोनों ढक्कन इसके हटा दो केवल ये बचेगी तो ये भी कहां बंद है। इसलिए फिर इसमें क्लोज्ड का साइन सिंबल नहीं लगाया जाएगा। अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, cos 90 is 0। When cos 90 is 0, so this term will be disappear, ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगी वैल्यू इस टर्म में। E क्योंकि फ्लैट सरफेस, आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये जो सीट हमारी थी चार्ज्ड सीट, इस सीट से इधर वाले फ्लैट सरफेस और इस चार्ज सीट से इधर वाली फ्लैट सरफेस की डिस्टेंस तो सेम थी दोनों की। अब चाहे जिस बिंदु को देखें, हर बिंदु
इस फ्लैट सरफेस का हर पॉइंट उस सीट से बराबर दूरी पर है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके हर पॉइंट पर बराबर आ गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ दूरी पर डिपेंड करती है। तो अगर सीट से इस फ्लैट सरफेस का हर बिंदु बराबर दूरी पर है तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होगी। तो बेटा अगर तीव्रता सेम होगी तो ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले सकता हूं। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसको हमने बाहर ले लिया, ये 1 हो गया। इंटीग्रल ऑफ dA हमको मिल गया फॉर फ्लैट सरफेस नंबर 1 प्लस यहां पर भी देखें इस फ्लैट सरफेस के भी प्रत्येक बिंदु पर E सेम होगा, क्योंकि सीट से सरफेस से इस फ्लैट सरफेस की डिस्टेंस सेम है। अगर सेम है तो E विल बी कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट आउट। cos 0 इज 1, तो यहां पर बचा इंटीग्रल ऑफ dA, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इज इक्वल टू, बेटा गौर करिए ये E मैंने लिखा, इसको ध्यान से देखें, पहले भी कई बार आ चुका है कि dA क्या चीज है। dA इस सरफेस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है। फिलहाल ये वाला dA फ्लैट सरफेस नंबर 1 पर है, फ्लैट सरफेस नंबर 1 पर एक छोटा सा एरिया है ये dA। लेकिन जब इसमें इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा तो आपको कई बार बताया है कि dA भले ही एक छोटा सा एरिया है, लेकिन जब dA के साथ इंटीग्रेशन लग जाएगा इसका मतलब इस तरह के जितने छोटे छोटे एरिया इस सरफेस पर हैं उन सबका जोड़ करना है हमको। अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ये फ्लैट सरफेस है, इस पर छोटे छोटे बहुत सारे एरिया हैं और उन सबको आप जोड़ देंगे अगर, तो इस पूरी सरफेस का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। और इस पूरी सरफेस का क्षेत्रफल हम कुछ मान लेते हैं, मान ले इस पूरी सरफेस का एरिया जो होगा वो A मान लो आप। हमने माना कि इस पूरी सरफेस का एरिया A होगा, तो पूरी सरफेस के एरिया के लिए मुझे A लेना पड़ेगा प्लस E, या ये है फ्लैट सरफेस नंबर 2 के लिए इधर की सरफेस का, तो dA इस फ्लैट सरफेस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है। लेकिन जब dA में इंटीग्रेशन लग गया इसका मतलब इस तरह के जितने छोटे छोटे एरिया हैं उन सबका जोड़। अब फिर से आप देखें कि इस सरफेस पर जितने छोटे 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 एरिया होंगे उन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो बेटा फिर से पूरी सरफेस का एरिया आ जाएगा। और वो एरिया हमने कितना माना, क्योंकि इधर का A माना था तो एक ही सिलेंडर तो है बेटा, तो अगर इधर का एरिया A है तो इसका भी एरिया A ही रहना चाहिए, बदल तो नहीं जाएगा। कोई इधर आता है तो चौड़ा तो हुआ नहीं है, तो एरिया दोनों तरफ का सेम रहेगा। इधर का एरिया भी A आ जाएगा, तो इसकी जगह पर भी मैंने A लिख दिया। तो यहां पर हमने देखा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 2E इंटू A, इतनी वैल्यू निकल करके यहां पर आ गई। और अब हम लोग इसमें स्टेप 2 भी पार कर चुके हैं, जिसमें क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA हमने कैलकुलेट कर लिया। E फ्लैट सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, A प्रत्येक फ्लैट सरफेस का एरिया है। ओके, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो क्या थी हमारी थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप बेटा हमारी थी कि आप गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश कैलकुलेट करें। तो तीसरी स्टेप पे आते हैं, गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश। गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश, सॉरी, जिसे हम Q से लिखा करते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सभी ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा गौर करें सभी स्टूडेंट। यहां पर गॉसियन सरफेस से घिरा हुआ नेट आवेश, जैसे सपोज कि ये एक सरफेस है और इस पे हमारा एक जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई है वो ऐसा एक सिलेंडर है, इधर से और डिस्टेंस से ऐसा आया और इसको पंक्चर करके दूसरी साइड भी इतनी दूरी तक निकल गया, ऐसा एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस है।
यानी कि सरफेस पर हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसने इतना हिस्सा घेर रखा है। आप देखें इतना हिस्सा घेर रखा है। और अब आप मुझे सोच कर बताइए कि क्या ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है, ये लंबी लंबी बेलनाकार, क्या ये वाला चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है या बाहर है? तो आंसर है ये वाला चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। ये वाला चार्ज बाहर है, ये वाला चार्ज बाहर है, ये चार्जेस भी बाहर हैं। केवल जो इतना चार्ज आपको मिलेगा वही तो केवल इसके अंदर रहेगा। आप देखें ये सरफेस है, ऐसा एक सिलेंडर इसमें आया और ये जो भी सिलेंडर इसमें ऐसा आया उसने यहां पर इतनी जगह बनाई, उसने इतनी जगह यहां पर बनाई। तो जो यहां का चार्ज, यहां का चार्ज, यहां का, ये सारे चार्जेस इस सरफेस को तो बाहर हो गए ना। तो सरफेस के बाहर का चार्ज मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा बस वो वाला चार्ज चाहिए। अब ये वाला चार्ज कितना, जो इतने एरिया में चार्ज है वो चार्ज कितना, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये सब इसके बाहर है। चित्र में भले आपको ये लगे कि ये अंदर है, लेकिन नहीं, अंदर नहीं है। आप फिर से देखें बेटा गौर से, ये ऐसा सिलेंडर अगर आप इसमें लगा देंगे इस तरह से तो बेटा केवल इतनी ही जगह तो सिलेंडर घेरेगा, ये पूरा चार्ज बाहर हो गया ना इसके, इधर वाला, इधर वाला, इधर सारा चार्ज बाहर हो गया, केवल इतना चार्ज इसके अंदर है और इसको मुझे पता लगाना है। अब जब इतनी बात आप समझ गए हैं तो प्लीज मुझे एक चीज और बताएं कि ये कितना एरिया सिलेंडर का है। बताएं मुझे कितने एरिया में सिलेंडर ने इसके चार्ज को घेर के रखा है। इट इज सो सिंपल। क्यों? क्योंकि इधर का एरिया कितना है, अभी अभी आपने माना इधर का एरिया ए माना था, वही एरिया इधर भी है। और बेटा ये तो बड़ा सिंपल है कि सेम सिलेंडर इसमें से ऐसा पंक्चर होके आया है, तो अगर इधर का एरिया ए है, इधर का एरिया ए है और सेम सिलेंडर ने सरफेस को पंक्चर किया है, तो ये वाला एरिया उसके अंदर का भी कितना होगा, ए रहेगा। तो ये वाला एरिया भी ए के बराबर है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब जब ये क्लियर हो गया तो इतने के अंदर का चार्ज चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये चार्ज मुझे और नहीं चाहिए, सिर्फ इसके अंदर का मुझको चार्ज चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने माना था कि सरफेस के एक क्षेत्रफल का चार्ज सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल का चार्ज सिग्मा है। तो इस ए क्षेत्रफल पर कितना चार्ज होगा, सोचिए थोड़ा सा। एकांक क्षेत्रफल पर चार्ज है सिग्मा, तो इसका क्षेत्रफल कितना, इसका क्षेत्रफल तो ए है, तो ए क्षेत्रफल पर चार्ज कितना, सिग्मा इंटू ए। ये तो बड़ा आसान है, सिग्मा इंटू ए। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिग्मा क्या है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का आवेश, और इस क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल है ए, तो ए क्षेत्रफल का आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। एक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा, तो ए क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा इंटू ए। तो गॉसियन पृष्ठ से घिरा नेट आवेश इतना हुआ। ये पूरा चार्ज सब इसके बाहर है, केवल ये वाला चार्ज इसके अंदर होगा। इस प्रकार हमने गॉसियन जो थ्योरम हमारी थी उस रिलेटेड हमने तीसरा पॉइंट भी पार कर लिया, हमने नेट आवेश पता लगा लिया। इसके बाद हमको क्या करना होता था, इसके बाद हमको ये करना होता था कि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, तो गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय में क्या होता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज। ये वाली थ्योरम अप्लाई करिए, जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, देखिए बेटा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए आप यहां निकाल चुके हैं, 2e इंटू ए, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2e इंटू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। हमने वैल्यूज भी पुट कर दी, अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा आपका। हमको ई की वैल्यू चाहिए,
तो E की वैल्यू हम निकालने के लिए इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखें बेटा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको मिला। एक अगर चार्ज की एक सरफेस है, सरफेस ऑफ चार्ज है, तो उससे r डिस्टेंस पर जो भी बिंदु P है आपका, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप सभी स्टूडेंट को यह फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा तरीका था, हमारा मेथड था, किस तरह से एक चार्ज सरफेस की वजह से उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें कुछ हम वेरिएशंस देखना चाहते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस देखना चाहते हैं, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आप समझिए। आप एक चीज देख रहे हैं बेटा, इस फॉर्मूले पे सरफेस से हमने r डिस्टेंस पर बिंदु P को माना हुआ था, सरफेस से r डिस्टेंस पर हमने बिंदु P को माना हुआ था। लेकिन आप बेटा देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले पे कहीं पर भी r प्रेजेंट नहीं है, इस फॉर्मूले पर कहीं पर भी r मौजूद नहीं है। r मौजूद नहीं है, इसका मतलब है सरफेस, चार्ज्ड सरफेस की वजह से उससे कुछ दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डिस्टेंस r पर निर्भर नहीं करता। फिर से आपको मैं बता दूं, इस फॉर्मूले में इट इज वेरी स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र है कि इस फॉर्मूले में सरफेस से r डिस्टेंस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र है, लेकिन उसमें r ही मौजूद नहीं है, डिस्टेंस नहीं आती। इट मींस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक चार्ज सरफेस की वजह से वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि दूरी पर निर्भर नहीं करता? तो इसका बेटा ये मतलब है कि अगर ये एक सरफेस हमने ली चार्ज की, ये चार्ज की एक सरफेस ले ली, इससे मैं कुछ दूर गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब अगर मैं इससे 5 सेंटीमीटर दूर चला जाता हूं तो वहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे 2 सेंटीमीटर पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 5 सेंटीमीटर पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, या दोनों बराबर होंगे? तो आंसर है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। आप 2 सेंटीमीटर दूर रहिए तो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, आप 5 सेंटीमीटर दूर चले जाइए तो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो आप इससे 1 सेंटीमीटर दूर रहिए, 2 सेंटीमीटर दूर रहिए, 5 सेंटीमीटर दूर रहिए, हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम ही मिलने वाला है। ये भी आपको याद रखना है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। सरफेस से, जो कि एक चार्ज्ड सरफेस है, इससे आप 1 सेंटीमीटर पर रहिए, 2 सेंटीमीटर दूर चले जाइए, 5 सेंटीमीटर दूर चले जाइए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम ही मिलने वाला है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? ये तो बड़ा अजीब है। अभी तक तो हमने जहां भी पढ़ा हुआ है तो पढ़ा है कि चार्ज से जितना आप दूर जाते जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होते चले जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कैसे हो गया कि हम चार्ज से दूर जा रहे हैं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, वीक नहीं हो रहा? इसमें तो आप 1 सेंटीमीटर पर रहिए या 10 सेंटीमीटर पर रहिए, 5 सेंटीमीटर पर रहिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन मेरा वही क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे यहां पर हो गया?
अभी तक हमने जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं सब में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होते चली जाएगी। लेकिन इसमें वीक क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा मैं इसका एक जवाब आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक सरफेस ऑफ चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक किसमें होता था? पॉइंट चार्ज में होता था। ध्यान रखिए, माइंड इट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज में, क्योंकि पॉइंट चार्ज से जब फील्ड लाइन चलती है तो ऐसा फैलती है। वो लाइन ऑफ चार्ज अगर होती थी उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती तो फैलती हैं, तो उनके फैलने की वजह से थोड़ा दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। लेकिन इस सरफेस चार्ज की वजह से जब फील्ड लाइन चलती है तो फैलती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं होता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू लाइन चार्ज, एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीक। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा इन पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज। बट इन चार्ज्ड सरफेस आप जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं होगा, दैट विल बी सेम वैल्यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कैसे? मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से भी आपको समझा सकता हूं। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से कैसे इसको समझेंगे। तो अगर मैं एक शीट ले लेता हूं, ये एक इन्फिनिट लार्ज शीट है। मैं बार बार देखिए इस पॉइंट को कहता रहता हूं, इन्फिनिट लार्ज शीट। ये ऐसा भी बहुत दूर तक फैली है, ऐसा भी बहुत दूर तक फैली है, बहुत बड़ी शीट है ये। और इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं, ध्यान करके मुझे बताएं इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे बिल्कुल पैरेलल होती हैं, इस तरह से इसकी फील्ड लाइंस होती हैं, इस तरह से ये इसकी फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं। अब इन फील्ड लाइंस में एक स्पेशलिटी है बेटा, आप गौर से देखें क्या स्पेशलिटी है। अगर मैं थोड़ी और फील्ड लाइंस यहां पर बना लेता हूं तो मुझे और भी आसानी होगी आपको समझाने में। ये फील्ड लाइंस ऐसे हमने बना ली, सभी ने देखा है जब फील्ड लाइंस बनाना सिखा रहे थे तो ऐसी फील्ड लाइंस हमने बना के दिखाई थी। और ध्यान रखें शर्त है कि इन्फिनिट लार्ज सीट है, बहुत बड़ी सीट है उस समय। अब आप चाहे जहां पर देखें, मुझे यह पता लगाना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमारा क्या तरीका था, हमने बताया था जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। आप चेक कर लीजिए जरा, एक छोटा सा रिंग यहां पर आप रखिए, इतने एरिया का एक रिंग यहां पर रखिए, इसके अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4। ओके, उसी रिंग को आप खिसकाकर यहां पर ले आइए जरा, उसी रिंग को खिसका कर ले आइए। सेम एरिया का रिंग ये वाला भी है। अब इसके अंदर कितनी लाइंस आ रही हैं, अब भी इसके अंदर 4 लाइंस ही आ रही हैं। आप इन लाइंस को और बढ़ा दीजिए, ऐसा 10 सेंटीमीटर दूर चले जाएं और बढ़ा दीजिए। उतना ही एरिया वाला रिंग यहां भी रखिए आकर के, एंड यू विल गेट कि अभी भी इस रिंग के अंदर से 4 लाइंस ही क्रॉस हो रही हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो क्राउडिंग यहां पर थी उतनी ही क्राउडिंग यहां पर है, उतनी ही क्राउडिंग यहां पर है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग सेम है। इट मींस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, बराबर हैं बिल्कुल, और हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी है, सेम है। ये रीजन है कि सीट से आप 1 सेंटीमीटर दूर रहो, 2 सेंटीमीटर दूर रहो, 5 सेंटीमीटर भी दूर चले जाइए, फिर भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि उसकी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। लेकिन याद रखिए, मैं बार बार बता देता हूं, याद रखिए कि ये एक इन्फिनिट लार्ज सीट है, एक बहुत बड़ी सीट है जिसका एंड हमको नहीं दिखता है। अगर एंड दिखेगा, इफ दिस इज नॉट इन्फिनिट लार्ज सीट, अगर ये एक इन्फिनिट लार्ज सीट नहीं है
तो क्या होगा, उसको भी एक छोटा सा चित्र आप देखें। अगर ये एक इन्फिनिट लार्ज सीट नहीं होगी बेटा, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। क्या छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, उस समय जो भी चार्ज आप इसको देंगे वो इस तरह से इसमें एक समान रूप से वितरित होगा, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वैसे होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी ऐसे होंगी। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी सीट नहीं है, केवल इतनी बड़ी सीट है, तो आप याद करें बताया गया था कि किनारों पर लाइंस ऐसा मुड़ जाएंगी, ऐसा किनारों पर जो लाइंस होंगी वो इस तरह से ऐसा मुड़ने लगेंगी, और इसी को बेटा याद करिए, बताया गया था कर्लिंग इफेक्ट। तो किनारों पर आपको कर्लिंग इफेक्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अब कर्लिंग इफेक्ट में क्या प्रॉब्लम आएगा कि आप अपना वही वाला रिंग फिर से लेके आइए, यहां पर हमने रखा वही उतने बड़ा एरिया वाला रिंग, 3 लाइंस यहां पर आती हैं, लेकिन उतना ही बड़ा रिंग अब हमने जब यहां पर रखा तो वी सॉ दैट देयर आर ओनली 2 लाइंस इनसाइड द रिंग, मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग कम हो गई, लाइंस आपस में दूर दूर हो गई। लाइंस आपस में दूर दूर हो गई मींस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां का। तो ऐसा किसमें हुआ, ऐसा जब आपकी सीट इन्फिनिट लार्ज सीट नहीं होगी। इट इज नॉट इन्फिनिट लार्ज सीट, नॉट इन्फिनिट लार्ज आप सरफेस लिख सकते हैं। शीट से अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन राइट हियर ओनली सरफेस। तो बेटा मैंने दोनों का डिफरेंस बताया कि अगर एक इन्फिनिट लार्ज सरफेस है तो उसकी वजह से आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 5 10 सेंटीमीटर चले जाएं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब सरफेस इन्फिनिट लार्ज होती है तो उसमें किनारे नहीं आ पाते हैं और वो किनारे का कर्लिंग इफेक्ट आएगा भी बहुत दूर ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा बहुत दूर पर यह कर्लिंग इफेक्ट जाएगा। लेकिन बीच वाले पोर्शन पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी पैरेलल, और इसलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। लेकिन अगर सीट इन्फिनिट लार्ज सरफेस नहीं है तो किनारे उसके पास में ही मिल जाएंगे और किनारों पर यह कर्लिंग इफेक्ट मिलेगा प्रतिकर्षण की वजह से, और कर्लिंग इफेक्ट वाली जगहों पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह स्ट्रॉन्ग एक जगह वीक मिलेगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आपको सेम मिलने वाला है। अब एक प्रॉब्लम और कि हम बात कर रहे हैं इन्फिनिट लार्ज सीट की, लेकिन दुनिया में कोई भी सीट इन्फिनिट लार्ज तो नहीं हो सकती ना, इतनी बड़ी सीट इस दुनिया में तो नहीं हो सकती। हां, तो यह भी बात सही है कि दुनिया में कोई भी सरफेस इन्फिनिट लार्ज सरफेस नहीं हो सकती। तो उस सिचुएशन पे कैसे फिर हम इसको करेंगे, तो आंसर है कि फिर उस सिचुएशन पे हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लगभग में मानकर अपना काम करते हैं। कैसे अप्रोक्सीमेशन में काम करते हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेशन में काम करते हैं कि अगर एक सीट इतनी लंबी चौड़ी है, जितनी सीट से सरफेस से जितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस डिस्टेंस से 10 गुना ज्यादा बड़ी सीट है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो सीट है आपकी 50 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी। तो उस इतनी बड़ी सीट के लिए इतनी छोटी सी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए इतनी बड़ी सीट को यह माना जा सकता है कि यह इन्फिनिट लार्ज सीट है। जैसे अगर ये मैं बोर्ड ले लूं, तो बोर्ड से अगर मैं 5 सेंटीमीटर दूर यहां पर रहता हूं, बोर्ड से 5 सेंटीमीटर दूर रहता हूं, 2 सेंटीमीटर दूर रहता हूं, 7 सेंटीमीटर दूर रहता हूं, तो उसके लिए मैं मान सकता हूं कि यह बोर्ड इन्फिनिट लार्ज सीट है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर से मैं बता दूं, इन्फिनिट लार्ज सीट इस दुनिया में तो होती नहीं है, तो फिर इन्फिनिट लार्ज सीट किसको मानेंगे?
तो बेटा मैंने बताया, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन लेता हूं, जैसे कि मैं इस बोर्ड को भी एक इन्फिनिट लार्ज चार्ज शीट मान सकता हूं अगर मैं इससे 5 या 7 या 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं। तो क्योंकि वो जो डिस्टेंस है बोर्ड से वो बहुत छोटा है और उसकी तुलना में बोर्ड हमारा बहुत बड़ा है, उस समय अपने बोर्ड को इन्फिनिट लार्ज शीट मान सकते हैं। जैसे आप दीवार को इन्फिनिट लार्ज शीट मान सकते हैं, अगर आप दीवार से 10-15 सेंटीमीटर दूरी पर निकाल रहे हैं तो 10-15 सेंटीमीटर दूरी की तुलना में तो दीवार बेटा बहुत बड़ी है आपकी, तो आप उसको इन्फिनिट लार्ज शीट मान सकते हैं। तो ये सरफेस की वजह से हो गया। इसमें एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप उसे भी समझने का प्रयास करें, उसको भी समझने की कोशिश करें कि जैसे मैं यहां पर कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। कंडीशन 1, अगर एक अभी हमने निकाला है कि अगर कोई सरफेस ऑफ चार्ज है तो उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस ऑफ चार्ज। याद करिए, स्टार्टिंग में मैंने दो वर्ड्स आपको क्लियर किए थे, सरफेस और शीट। सरफेस में मैंने बताया देयर शुड बी ओनली वन लेयर ऑफ चार्ज, बट इन द शीट इफ यू गिव द चार्ज टू द शीट सो देयर शुड बी 2 surfaces, 2 layers ऑफ चार्जेस। तो अगर कोई शीट है, इफ देयर इज अ चार्ज्ड शीट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? अगर कोई शीट होगी तो शीट में तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि शीट सरफेस के अपेक्षा थोड़ी सी मोटाई उसकी होगी। थोड़ी सी मोटाई ऐसे होगी कि जब उसको आप चार्ज देंगे तो उसमें, क्योंकि सरफेस में जब चार्ज देते हैं तो इतना पतली होती है सरफेस कि चार्ज के केवल एक ही लेयर समा पाती है, दूसरी लेयर की जगह ही नहीं होती यहां पे। लेकिन जो शीट होती है वो चार्ज सरफेस के अपेक्षा थोड़ी सी मोटी होती है, और जैसे ही थोड़ी सी मोटी होती है तो आप जब उसको चार्ज देने जाते हो तो उसका चार्ज उसकी दोनों सरफेस पर इधर और इधर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसका चार्ज 2 सरफेसेस पर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। सरफेस और शीट का डिफरेंस आपको, इसकी मोटाई की वजह से इसका चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर रहेगा। अब अगर इस शीट की वजह से कोई मुझसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए, सो इट्स सो सिंपल। देखिए ध्यान से, आप बेटा शीट अगर है तो शीट में आपने देखा एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर। शीट में तो 2 सरफेसेस होती हैं। सो दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड हियर दिस इज द सरफेस नंबर 2, बिकॉज दिस इज द चार्ज शीट। तो चार्ज शीट में 2 सरफेस हो गई। ओके, अब इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जरा गौर करें, चार्ज की ये वाली सरफेस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और किधर की तरफ बनाएगी? 2 बातें। चार्ज की ये वाली सरफेस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से दूर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी E1 ड्यू टू सरफेस नंबर 1। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मुझे बताइए। सरफेस है चार्ज की सरफेस है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगी? अभी अभी फॉर्मूला निकाल के आए हैं कि चार्ज की अगर कोई सरफेस है तो उसकी वजह से उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बेटा चार्ज की एक सरफेस इधर भी तो है इसमें, तो ये वाली सरफेस भी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ये वाली सरफेस भी इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। किधर की तरफ बनाएगी? तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस ऑफ चार्ज विल बी ऑल्सो अवे फ्रॉम द चार्ज।
चार्ज से बाहर की तरफ, चार्ज से दूर की तरफ होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सरफेस नंबर 2 की वजह से है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं E2 मान लेता हूं। और चार्ज की इस सरफेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा? आंसर है ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अब आप हो सकता है कुछ बच्चे इस बात को देखकर हैरान हो या आश्चर्य में हो कि सर ये सरफेस तो इस बिंदु के नजदीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बना, और चार्ज की ये सरफेस तो इस पॉइंट से थोड़ा दूर है, उसकी वजह से भी यहां पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? तो आंसर है उतना ही बनेगा। क्यों? अभी बेटा हम पढ़ के आए हैं, देखो कि अगर चार्ज की सरफेस है तो उससे आप 1 सेंटीमीटर दूर चलिए, 2 सेंटीमीटर दूर चलिए, चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर ये सरफेस थोड़ा दूर भी है इससे 1 सेंटीमीटर, तो भी तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि चार्ज की सरफेस की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा बहुत दूर होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो अब बताइए पॉइंट पी पर नेट चार्ज कितना होगा? क्योंकि ये सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ये सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा? क्योंकि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं और दोनों की दिशा बराबर है, एक ही जैसी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अगर विपरीत दिशा होती तो दोनों में हम बड़े में छोटे वाले को माइनस कर देते, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल हैव टू ऐड देम। दोनों को जोड़ देंगे तो बेटा देखिए दोनों की वैल्यू सेम है बिल्कुल। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से अगर आप 2 कैंसिल कर देंगे, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना है कि अगर चार्ज की एक सरफेस है तो उसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन चार्ज की अगर एक शीट है, चादर है जिसमें 2 सरफेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कुछ दूरी पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल फार्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें याद रखनी है। और आज के हम अपने लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। आगे इसी से रिलेटेड मुझे और भी कुछ बातें बेटा आपको बतानी है जो आज मैं नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं और भी बातें करता हूं तो ये लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज रोकता हूं। मेरे पास इससे संबंधित और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, लेके आऊंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर पर लेके आऊंगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।